कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको जो ये भजन सुनाया है, जो प्रार्थना है, ये आपका होमवर्क है। आप कहोगे सर अभी तो क्लास शुरू नहीं हुई और पहले ही होमवर्क। बिल्कुल, ये जो हमने कल जो हिंदी साहित्य के जो 2000 प्रश्न जो किए थे, उसमें एक हमने पढ़ा था छंद। आपको ये बताना है कि अभी जो मैंने आपको ये काव्य पंक्तियां सुनाई है, ये किस छंद का उदाहरण है। ठीक है, और जितना जल्दी हो सके उतना कमेंट में जल्दी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि फिर मैं बताऊंगा, उसके बाद बताओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। चीज़ें मैंने कल भी कहा था, आपको हाथों हाथ याद करनी है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद कर लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट छंद है, परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। आइए आगे बढ़ते हैं एक बार फिर से हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नों की सीरीज में। आज हमारी ये तीसरी क्लास है, और तीसरी क्लास का हमारा पहला प्रश्न है आपके सामने बच्चों। मतलब पहला मतलब कंटिन्यू करें, अपन कल 5 तक हमने किए थे, नेक्स्ट आगे आज करेंगे। तो ये यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि भाई ग्राम्यत्व दोष क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। हमारे जो काव्य दोष है, काव्य दोषों में अलग अलग प्रकार के कई सारे दोष हैं, तो आज इसमें ग्राम्यत्व दोष पूछा है। तो ग्राम्यत्व दोष क्या होता है बच्चों, कि जब कोई कवि अपनी काव्य रचना में ग्रामीण शब्दों का, या एक प्रकार से यूं कह सकते हैं गंवारू शब्दों का प्रयोग जब कर लेता है, तो थोड़ा सा उसका स्तर जो है वो गिर जाता है, तो ये ग्राम्यत्व दोष कहलाता है। मतलब काव्य रचना के दृष्टिकोण से वो हल्की बात हो जाती है, वो स्तर गिरा देती है, तो वो ग्राम्यत्व दोष होता है। तो क्या लिखा हुआ है कि देखो, कि जब कवि की भाषा में ग्रामीण भाषा अथवा बोलचाल की भाषा के शब्दों का प्रयोग होता है, तो उसमें ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। क्यों? क्योंकि साहित्य की भाषा तो बड़ी स्तरीय भाषा होती है ना, बड़ी अच्छी भाषा मानी जाती है। उसमें आप अगर ग्रामीण भाषा का, आम बोलचाल का, गंवारू भाषा का अगर प्रयोग करते हो, तो वो ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, देखिए कि खोपरी पे परती पनैया ब्रिज नारिन की। अब भाई खोपरी, खोपरी मतलब खोपड़ी, अपन कहते हैं ना खोपड़ा खोपड़ा, ये अब ये खोपड़ा शब्द तो साहित्य का नहीं है, ये तो ग्रामीण शब्द है, ये तो आम बोलचाल का शब्द है। और उसी तरीके से पनैया, पनैया जो होती है ना, जूतियाँ जो होती है, तो ये पनैया भी जो है वो एक आम बोलचाल की भाषा का शब्द है। तो इन्होंने क्या किया, साहित्य के स्तर को थोड़ा हल्का कर दिया, इसलिए यहाँ पर क्या है भाई, ये ग्राम्यत्व दोष हुआ। अब देखो कि इस पंक्ति में कवि ने खोपरी और पनैया जैसे ग्राम्य शब्दों का प्रयोग किया है, अतः यहाँ पे ग्राम्यत्व दोष है। मैं मानता हूं शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से पढ़िए इसको, और एक एक चीज को समझते जाइए। अब एग्जाम इतना नजदीक है बच्चों कि आप लोग बाद में सीखेंगे, पर नहीं टाल सकते। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है। देखो क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन है कि गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। तो कौन सा गुण होता है बच्चों, माधुर्य गुण के कारण। माधुर्य गुण क्या होता है, कि जब किसी काव्य रचना को सुनने या पढ़ने से पाठक या श्रोता के हृदय में आनंद की अनुभूति हो, या पाठक या श्रोता का हृदय द्रवित हो जाए, ये शब्द आपको याद रखना। इसी तरीके से पूछा जाएगा ये प्रश्न, जैसे ये है, इसी प्रश्न को दूसरी तरीके से पूछा जा सकता है कि किसी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से पाठक या श्रोता का हृदय द्रवित हो जाए। हृदय द्रवित होना बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा जो है वो गुण होता है, तो हृदय जहाँ द्रवित हो जाता है या आनंद की अनुभूति होती है, तो वहां पर भी माधुर्य गुण होता है। एक उदाहरण है इसका, कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौनी हंसे, देन कहे नटी जाए। अब आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको आनंद नहीं आया होगा, आपका हृदय द्रवित नहीं हुआ होगा, तो समझिए बात ऐसी थी कि गोपिकाएं कृष्ण से बात करना चाहती थी, लेकिन समस्या ये थी कि मुरली बीच में थी। वो कृष्ण तो मुरली को छोड़ता ही नहीं था, पूरे दिन उसके पास मुरली रहती थी, मुरली बजाता रहता था।
मुरली हमेशा उसके होठों को सैया बना के रखती थी। तो गोपिकाओं ने क्या किया कि वो कृष्ण से बात करना चाहती थी। कृष्ण से बात करने के लालच में उन्होंने उस मुरली को चुरा लिया। कम से कम इस बहाने कृष्ण गोपियों से बात तो करेगा। तो क्या कहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मतलब बात करने के लालच में गोपिकाओं ने कृष्ण की मुरली को चुरा लिया। तो आगे फिर क्या, सोहो करे भौनी हंसे। अब जब देने की कहे तो वो कि नहीं नहीं सौगंध खाती, हमने तो नहीं ली, और फिर आप आंखों आंखों इशारों में फिर हंसती है। और फिर जब कृष्ण देने की बात करता है, मांगता है, तो नट जाती, नहीं भाई हमने तो नहीं ली। तो ये एक उदाहरण है माधुर्य जो है वो दोष का। आइए आगे बढ़ते, नेक्स्ट अगला प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, गीति का छंद का कोई एक उदाहरण दीजिए। बच्चों अभी अभी जो मैंने क्लास के शुरू में आपको सुनाया था वही गीति का छंद का उदाहरण है। हमने गीति का छंद कल पढ़ लिया था कि ये एक सममात्रिक छंद है। इसमें 26, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं, 26 मात्राएं होती है, 14-12 पर यति होती है। और इसका उदाहरण हमने देखा था, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक, वीर व्रतधारी बने। तो ये एक उदाहरण है। और आप देखेंगे यहाँ पे जो है ना ये मात्रा है, ये बच्चों पिछली बार है ना परीक्षा में बोर्ड में प्रश्न पूछा था कि लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा को लिखते कैसे हो, उसका चिन्ह बनाना है। तो जो लघु मात्रा होती है ना वो ये एस की आकृति से लिखी जाती है, और जो दीर्घ मात्रा होती है वो एस की आकृति से लिखी जाती है, और जो लघु मात्रा होती है वो ऐसे खड़ी लाइन के उसका जो खड़ी लाइन है वो उसका सिंबल होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको दो मात्राएं गिनते हैं, है ना, ये दो मात्रा हैं, ये एक है, ये दो है, ये दो है, ये दो है। अब दो कैसे हुई, जैसे देखो कि हे मतलब ह के ऊपर एक ही मात्रा है तो ये दो मात्रा होगी। फिर प के अंदर र है तो ये एक मात्रा गिनी जाती है, प्रभु, फिर वापस दो मात्राएं, आ की दो मात्राएं। अब ये न के बाद में आधा न आया इसलिए इस न की दो मात्राएं काउंट किए, और द चूंकि अकेला है तो इसलिए इसकी एक मात्रा हो गई। दा की दो मात्राएं, ता की दो मात्राएं, ज्ञा की दो मात्राएं और न की फिर एक मात्रा, तो ये दो एक। फिर ह म, तो ह भी एक है, म भी एक है, लेकिन को दो मात्राएं। मतलब जो दीर्घ वर्ण है ना, जो बड़ा वर्ण है उसकी दो मात्राएं होती है, और जो लघु वर्ण होता है उसकी एक मात्रा होती है। तो इस तरीके से ये टोटल 14 और 12 26 मात्राएं हो गई। आपको परीक्षा में ऐसे लिखना नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख देना, अगर आपको अच्छी तरह से याद है तो ये मात्राओं का आप इस तरीके से क्रम लिख सकते हैं। अगर याद नहीं तो मत लिखना, छोड़ देना, कोई बात नहीं है। केवल उदाहरण पूछा है तो आपको उदाहरण ही देना है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि 14-12 पे यति होती है। तो यहाँ पे 14 देखो गिनो, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 और 2 12 और 2 14। तो यहाँ पे यति होती है। यति का मतलब होता है छोटा विराम, यति का मतलब होता है हल्का विराम, थोड़ा सा रुकना। जैसे ये देखो कॉमा किया हुआ है, मतलब ये कॉमा है ना, ये हल्का विराम है। तो क्या कैसे रुकते हैं कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो हल्का सा रुके अपन, ये हल्का विराम यति कहलाता है साहित्य की भाषा में, छंद की भाषा में। और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो अब आगे 12 मात्रा है, तो इसलिए कहते हैं कि इसमें 14 और 12 पे यति होती है। इसी से मिलता जुलता एक छंद होता है हरि गीतिका। हरि गीतिका में 26 की जगह 28 मात्राएं होती है। गीतिका में होती है 26 मात्राएं, हरि गीतिका में होती है 28 मात्राएं। गीतिका में 14-12 पे यति होती है और हरि गीतिका में 16-12 पे यति होती है। ठीक है ना, 16-12 पे यति होती है। और ये भी एक सममात्रिक छंद है और हरि गीतिका भी एक सममात्रिक छंद है, और उसका उदाहरण हम आगे देखेंगे, है ना। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। आगे अपन देखते हैं इसका एक उदाहरण, हरि गीतिका का ध्यान रखना। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां प्रश्न है, मात्रिक और वर्णिक छंद का अंतर लिखिए। देखो बच्चों, छंद जो है ना दो प्रकार का होता है, मात्रिक और वर्णिक। एक मात्रिक छंद होता है जिसमें उसकी रचना में मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है, निश्चित होती है मात्राएं। और एक होता है वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की संख्या का ध्यान रखा जाता है। तो मात्रिक छंद अभी जैसे हमने देखा गीतिका है, हरि गीतिका है, ये मात्रिक छंद है। और एक होता है वर्णिक छंद जिसमें वर्ण गिने जाते हैं, वर्णों के आधार पर जो है वो उसकी रचना की जाती है।
और फिर इसके भी अलग अलग, फिर दोनों के अलग अलग 3 उपविभाग हैं। जैसे अगर मात्रिक या उसकी वर्णिक की बात करें तो एक होता है समवर्णिक और सममात्रिक, मतलब जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं और वर्णों की संख्या अगर समान है तो समवर्णिक हो गया। एक होता है अर्ध समवर्णिक या अर्ध सममात्रिक, अगर पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे में अगर मात्राओं की संख्या या वर्णों की संख्या समान है। और एक होता है विषम मात्रिक या विषम वर्णिक छंद, यानी सभी पदों में वर्णों की संख्या या और मात्राओं की संख्या असमान है। तो अब मात्रिक छंद और वर्णिक छंद क्या होता है कि मात्रा और वर्ण की दृष्टि से छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वर्णिक या वर्णिक। मात्रिक और वर्णिक छंद, मात्रिक छंदों में एक मात्रा, 2 मात्रा या संयुक्ताक्षर के आधार पर चरणों में मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे दोहा है, ये एक मात्रिक छंद है। चौपाई है, ये एक मात्रिक छंद है। गीतिका और हरिगीतिका है, ये भी एक मात्रिक छंद है। इसी तरीके से वर्णिक छंद देखो, वर्णिक छंद में क्या होता है कि वर्णों की गणना की जाती है उस छंद में। इसके लिए गण विधान रहता है। जैसे हमने देखा था यगण, मगण, भगण, तगण, रगण, ये 8 गण होते हैं और मैंने 8 गण कैसे याद करने उसका पूरा सूत्र आपको बता दिया है। तो इस गण के अनुसार फिर जो है वो इसकी वर्णन किया जाता है। इसका चरणों में गणों के अनुसार वर्ण रखे जाते हैं और उसी के अनुसार यति गति भी रखी जाती है। यति का मतलब होता है छोटा विराम और गति का मतलब होता है एक लय, जिस लय में वो पढ़ा जाता है। मालिनी है, बसंतलिका है, द्रुत विलंबित है, ये सभी वर्णिक छंद हैं। तो बच्चों ये जो हमने पढ़ा है आज की क्लास में बस इतनी रहेगी, छोटी क्लास रहेगी। नेक्स्ट मिलते हैं हिंदी अनिवार्य की क्लास लेकर के बहुत ही जल्दी, और साथ ही साथ ज्योग्राफी की। आज थोड़ा सा रूटीन चेंज हुआ है, ज्योग्राफी की पहले आती थी, आज हिंदी साहित्य की पहले ले आए। और आज ही दिन में आपको हिस्ट्री की जो 2000 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज को उसको फिर से अपन कंटिन्यू करेंगे। हिस्ट्री के 5000 है तो उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो इसी तरीके से लगातार आपको सारी क्लासें मिलती रहेगी। आप लोग बस पढ़ते रहिए, अब टाइम ज़्यादा नहीं है, आप लोग बिल्कुल टाइम खराब मत करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ अगर आपका मन करे तो शेयर भी कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। कैसा लगा आपको, ये कैसी लगी क्लास आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन रुकिए, अभी रुकिए, मैं बता रहा हूँ जो नए विद्यार्थी जो अगर आए हैं इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपना ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस ऐप पर हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं, हिंदी साहित्य का पूरा कोर्स मिलेगा जिसमें चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट आपको नोट्स अवेलेबल कराए हैं, एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, ऑनलाइन टेस्ट है। ऑनलाइन टेस्ट सबसे बड़ी चीज होती है बच्चों, देखो इसमें क्या होता है कि आप जैसे टेस्ट सबमिट करोगे तो आपको अपना रिजल्ट मिलेगा, आपको पता चलेगा आपकी रैंक क्या है, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, आप कहां तक हो, आपसे पीछे कितने हैं। और उस टेस्ट को दोबारा देकर के, 3 बार देकर के, 4 बार देकर के, आप जितनी बार चाहो उतनी बार देकर के अपनी रैंक को सुधार सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये सारी चीजें ऐप में मिलेगी। हिंदी के अलावा हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे के सारे वहां पे कोर्सेज बने हुए हैं। इन सबके मॉडल पेपर्स है, इन सबके टेस्ट सीरीज है, आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इसके अलावा आपको केवल अगर नोट्स चाहिए, केवल नोट्स, आपको पूरा कोर्स नहीं चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है। और ओनली 11 रुपए में हम आपको बच्चों कंप्लीट नोट्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज अवेलेबल करवा रहे हैं। जैसे ज्योग्राफी का कंप्लीट नोट्स ओनली 11 रुपए, हिंदी का कंप्लीट नोट्स ओनली 11 रुपए। तो इस तरीके से हम 11 रुपए में आपको नोट्स भी दे रहे हैं। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।